सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। नाजरीन, कल जर्मनी से फिर कोई अच्छी खबरें नहीं आई हमारे पास। खान साहब, क्या हुआ यहाँ पे एएफडी के साथ? आपको पता है कुछ अर्से से जर्मनी के अंदर जो सीरियन है इनको वापस भिजवाने का मसला जो है चल रहा है। जी। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यहाँ से वापस चले जाए और उसके लिए रियायतें भी दे रहे हैं, सहूलतें भी दे रहे हैं। और एएफडी जो है वो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की से भी बढ़कर मतलब 2 कदम और आगे जाना चाहती है। वो तो कहती है इन सब 1 मिलियन का जो है इन सारों को वापस भेजो। उस वजह से सीरियन के अंदर एक रिएक्शन था पाया जाता है एएफडी के बारे में। तो जो भी ऊंची ऊंची खबर आप देखते हैं चाकू लगने की या कहीं पे बदअमनी की, उसमें जैसे सीरियन का जो बाइसा लड़का कल उससे बर्लिन में जो जिस पर हमने कल प्रोग्राम किया था, उसके बाद जो भी मुल्क में हो वो सीरियन की तरफ मंसूब कर दिया जाता है। अब कल रात जो है वो नूरनबर्ग के अंदर जो एएफडी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है बैंड बाउमान, उनके घर के आगे जो है कारों को आग लगाई गई है, जिसमें उनकी अपनी कार भी शामिल थी। तो 4 गाड़ियां जो है उनको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। तो उस पर भी एक मतलब रिएक्शन आया है। पुलिस अभी तक ये कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ये किसने किया है। लेकिन बहुत सी एएफडी वाले जो है वो इसको सीरिया की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि भाई इन्होंने सीरिया ने कार्रवाई की होगी, क्योंकि सीरिया के खिलाफ सबसे ज्यादा बयान भी एएफडी वाले दे रहे हैं। तो इस किस्म का माहौल जो है वो जर्मनी में दिन ब दिन बढ़ रहा है और जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो सीरियन को नुमाया करके पेश किया जा रहा है कि इनकी वापसी के लिए। दरअसल जो जर्मन वजीर खारजा है ये पिछले दिनों गए हुए थे वहां पर शाम में सीरिया में, और वहां उन्होंने हुकूमत से बात की है कि 2015-2016 में जो हमने 1 मिलियन आदमी लिया था वो जंग के हालात की वजह से लिया था। अब ये जरूरी नहीं कि वो उन सारों को वहां पर असाइलम के अंदर रख लिया जाए, तो आप अपने बंदों को यहाँ वापस ले आए। जो हम आपकी यहाँ मदद कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार है, तो इन लोगों को वापस ले लिया जाए। तो उसके ऊपर भी जो जर्मनी में बस उनके अपनी पार्टी के लोगों ने, शेडू ने भी और बाद दूसरे लोगों ने भी इसके ऊपर जो है वो अपना मंफी रद्दमल दिया था कि भाई इस किस्म की जब लोगों ने असाइलम किए हुए हैं तो फिर हमें सब्र से काम लेना चाहिए। जिनके मंजूर हो जाएंगे वो रह जाएंगे और जो जिनके नहीं होंगे वो वापस चले जाएंगे। तो इस तरह जबरदस्ती मुल्क से जब लिए हैं तो फिर उनको जबरदस्ती वापस ना धकेला जाए। तो उसके ऊपर जब वजीर खारजा ने जो बयान दिया है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, उन्होंने बताया कि भाई इस वक्त हमने 1 मिलियन से ऊपर आदमी लिया था और उसमें से 2,87,000 आदमी जो है वो बकायदा काम कर रहे हैं और अपनी आमदनी खुद पैदा कर रहे हैं। बाकी जो है वो बोझ है मुल्क के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, जिन्होंने काम हो, जबकि हमने इनको इंटीग्रेशन कोर्स भी कराए, हमने इनको जबान का कोर्स भी करवाया, जर्मन जबान का। हुकूमत इतना पैसा खर्च किया लेकिन उसमें से 50% ने भी काम पे नहीं लगे। 2,87,000 जो है वो काम पे लगे हुए। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई ये जो हम मतलब यहाँ कर रहे हैं हम वहां करने के लिए तैयार हैं। तो ये सीरियन लोग यहाँ के मुल्क में अमन हो गया है और इंतखाबात हो रहे हैं तो ये वापस मुल्क को तशरीफ ले जाए। तो उसके ऊपर जो जर्मन में मैथ्स है अपना चांसलर, उसने भी कल मंडे के दिन जो है हुजम एक छोटा सा नॉर्थ के अंदर जगह है वहां उसने बयान दिया। तो उसने कहा कि नहीं हम हमारी कोशिश यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 मिलियन आदमी है, इसमें से जो भी जा सकता है उसको जाना चाहिए। सिर्फ ये है कि जो अब जर्मन सोसाइटी का हिस्सा बन जाएगा, जो जर्मन कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, उसके लिए ये मुल्क है और बाकियों को जो है वो वापस जाना चाहिए। तो उसके ऊपर जर्मन की जो हॉस्पिटल एसोसिएशन है उसके चेयरमैन है गेरल्ड ग्रास, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त जर्मन के जो छोटे इलाके हैं, छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहां जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर 5,758 सीरियन डॉक्टर जो है वो काम कर रहा है। आप अगर इस तरह निकालेंगे तो वो 5,758 अपने मुल्क में जाके भी अच्छे हालात में रह सकते हैं।
अगर आप इस बात को बुनियाद बना रहे हैं तो वो हमें उनकी जरूरत है और हम तो मेहरबानी है उनकी कि वो यहाँ ठहरे, वरना जर्मन डॉक्टर जो है वो छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर, कस्बों के अंदर या छोटे शहर गाँव में जो हॉस्पिटल है वहाँ काम करने पर तैयार नहीं है। तो ये 5,758 ने हमारा बहुत बड़ा बोझ जो है वो कम किया हुआ है। इसी तरह जो नर्सिंग की जो एसोसिएशन है, इनकी एम्प्लॉयज एसोसिएशन नर्सिंग की केयर वर्कर, उसकी सदर है इजाबेला हॉलिट्स, उन्होंने भी बाकायदा इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जर्मन बहुत सारे सीरियंस जो है वो इस फील्ड में आ रहे हैं जो जर्मनी में मौजूद थे, उनको हमने ट्रेनिंग दी है और हॉस्पिटल्स के अंदर एक कमी का सामना करना पड़ेगा। जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहां पे बहुत ज्यादा नर्सिंग जो है वो हमें सीरियस से मिले हैं, मेल और फीमेल दोनों में स्टाफ के अंदर। तो हुकूमत की इस पॉलिसी को उन्होंने कंडेम किया कि पूरी सूरत हाल को देखना चाहिए, सिर्फ किसी मुल्क के पीछे ना पड़ना जाना चाहिए कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो जर्मनी को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा अगर इनको यहाँ से निकाला गया। तो बस इस किस्म की बहस जो है वो आजकल जर्मनी के अंदर चल रही है, या मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि भाई ये गैर मुल्कों के हवाले से जी। खान साहब बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। ये भी इतला है कि क्रिसमस की जो मार्केटें लगने वाली हैं वहाँ भी काफ़ी इस वक्त आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है, जिस तरह अभी आपने एक इतला दी हमारे पास। तो इस पर भी गवर्नमेंट जो है महदूद तादाद में मार्केटों में कोई सिस्टम चलाना चाह रही है, तो कोई ऐसा हादसा अगर हो गया तो ये तो फिर बड़ा तूफान आ जाएगा यहाँ पे। देखें, गवर्नमेंट ने इसके मतलब बड़ी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है क्रिसमस मार्केट के अलावा क्रिसमस के जमाने के लिए भी, और बहुत ज्यादा गश्त जो है वो बढ़ा दिया है बाजारों वगैरह के अंदर। उसकी अनाउंसमेंटें भी हो रही हैं साथ साथ। तो बहरहाल कोशिश हुकूमत की ये है कि भाई ऐसे वाकयात ना हो या उन पर फौरी जो है वो काबू पा लिया जाए। अब ये तो गैर मुल्कियों को या ऐसे लोग जो वहाँ बदअमनी पैदा करना चाहते हैं उन्हें अकल करनी चाहिए कि भाई ये कोई ना तो मसाइल का हल है और ना इससे उनको कोई ऐसा बड़ा फायदा बेनिफिट मिलेगा, बल्कि आने वाले वक्त में और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी और गैर मुल्कियों के लिए हालात जो है वो मुश्किल हो जाएंगे रहने के लिए। खासा पाकिस्तान थोड़ा सा चलते हैं, 27वीं तरमीम का ऊपर बहस शुरू हो गई है और क्या देखते हैं कि इसमें भी तो कामयाबी तो हो ही जाएगी, ये सबको पता है, लेकिन उसके बाद के हालात क्या देखते? भारत साहब यही तो कमाल है कि उसके ऊपर बहस नहीं शुरू हुई। उसके उन्हें अभी तक किसी को यही नहीं पता कि 27वीं तरमीम के अल्फाज क्या है या क्या तरमीम जो है वो पेश की जाएगी। अभी तो सिर्फ पॉइंट बताए गए हैं सियासतदानों को कि भाई इस पॉइंट को हम 27वीं तरमीम में शामिल करेंगे। जो पाकिस्तान के वजीर कानून है उनको भी नहीं पता कि भाई उसका ड्राफ्ट क्या है। जो परेशानी की बात है, जो हैरानकुन बात है लोगों के लिए, वो ये है कि भाई जिस ड्राफ्ट के ऊपर तरमीम करनी है उसको नहीं पता, इसलिए सियासतदान भी को खुश होकर इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। वो तो जो सियासतदानों को ऊपर की पावर है उनका दबाव है और उन्होंने ही ये तरमीम करवानी है तो इनको लाजमी करनी पड़ेगी। इनको अगर हुकूमत में रहना है तो इनको साथ देना पड़ेगा उनकी इस बात का। तो इसीलिए इसी मौके के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर नहीं आई थी। उन्होंने साथ तो दिया लेकिन उन्होंने हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, मिनिस्ट्रियां वगैरह नहीं ली थी। अब भी यही पहले से कहा जा रहा है, कई दफा ये बात डिस्कशन में आ चुकी है बात बी लॉ के ऊपर कि भाई वजारत कानून के अंदर 2-3 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जिनका वजारत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो वजारत कानून के मुलाजिम नहीं है, लेकिन वो वहां पर क्या बैठ के कर रहे हैं, क्या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, क्या फाइलें चेक कर रहे हैं। अब वो सारा कुछ सामने आ गया कि उन्होंने जो कुछ वहां बैठ के काम किया है, जो कुछ उन्होंने स्टडी किया है, उसके बाद उन्होंने अपने मतलब की एक तरमीम जो है वो लाना चाहते हैं। जो 26वीं तरमीम आपने की थी 1 साल हुआ है, 1 साल पहले अक्टूबर के भी एंड में 6-7 अक्टूबर थी जब ये तरमीम लाई गई थी 26वीं, और उसके बाद वो इनके गले पड़ गई है इसलिए कि इनको अंदाजा नहीं था कि भाई जजेस को मामले को छेड़ने के बाद हम एक नए, तो इनको इन किस्म के तजुर्बात नहीं होते। अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहसाही हो रही है कि जजेस एक दूसरे के खिलाफ पटिशन दायर कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खत लिख रहे हैं, एक दूसरे को समाज के दौरान चोटें करते हैं। अब
जिन लोगों का इससे ताल्लुक है उनकी इस पर निगाह होती है। तो ये पाकिस्तान के लिए जग हसाई का बाइस बन रहा है। इसलिए उस वक्त फजल रहमान साहब अड़ गए कि नहीं, आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच बना लें, क्योंकि उनके वोट की जरूरत थी। उस वक्त ये नीचे लग गई, दोनों पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, मौलाना के, और वो आईनी बेंच बन गया आईनी अदालत के बजाय, और वो आईनी बेंच के अंदर रोज लड़ाई हो रही है। अभी भी इसका समाज कितने दिनों से हो रही है। समाज के भी जो 26 तरमीम उसके खिलाफ जो अब 37 अपीलें आई हुई हैं, उसको आया पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने या आईनी बेंच सुने। तो अब इसका हल ख्वाहिश है कि एक आईनी अदालत बनाई जाए। अब उसके लिए अब उन्हें ये 27वीं तरमीम का ये भी एक इसका हिस्सा है। 27वीं तरमीम में जो सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है, क्योंकि जब 18वीं तरमीम की गई थी उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट उससे राजी नहीं थी 18वीं तरमीम से, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, रजारी साहब ने उस वक्त 18वीं तरमीम करवा ली और सूबों को पावरफुल कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इख्तियार मरकज में रहे, रावलपिंडी के करीब हो, ताकि हम जो करवाना चाहे वो करवा लें, उनको काम करना आसान होता है। लेकिन जब 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बाद इख्तियारात ऐसे मिल गए, तो जिसकी वजह से एक तो आमदनी का बहुत बड़ा वसाइल जो था वो सूबों को मिल गया बजाय मरकज के आने से, और फिर इसकी वजह से मरकज के पास पैसे की शॉर्टेज रहती है। तो एस्टेब्लिशमेंट को अपने कामों के लिए हर वक्त पैसे की जरूरत रहती है, और उनको इकट्ठा पैसा नहीं मिलता। जो बात बताते हैं हमारे पुलिस कि भाई उसमें उनको ये दिक्कत रहती है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके पैसा उनको दिया जाता है, और जो उनका पहले पोजीशन थी कि भाई जितना मांगा वो मिल गया, वो पोजीशन नहीं है, इसलिए कि मरकज के पास पैसा होता नहीं देने के लिए। ये नहीं कि वो देना नहीं चाहता, उसके पास पैसा होता नहीं है। तो शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट बाजा साहब ने बहुत, बाजा साहब पानी तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि 18वीं तरमीम जो वापस ले ली जाए, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी इनकी। तो अब ये 18वीं तरमीम को हल जो है उसमें 2-3 चीजें ऐसे डाल दी गई हैं जिससे 18वीं तरमीम को बेहतर हो जाएगी। फिर ये देखें जितने भी यूनिवर्सिटीज के मामला थे तमाम सूबों को तालीमी मामला सूबों को चले गए, उससे यूनिवर्सिटियों के अंदर हर वक्त लड़ाई रहती है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि यूनिवर्सिटी के चांसलर्स वगैरह के लिए जब पोस्ट खाली होती है, जो एप्लीकेशनें मांगी जाती हैं, उनके अंदर एक दूसरे के खिलाफ आला तालीम याफ्ता तबका जो है वो भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देता है। कहीं सिफारिशें चल जाती हैं, किसी को हक नहीं मिलता, वो बयानबाजी शुरू कर देता है। तो ये सारी मामला जो है ये बजाय तो तालीम के मामले में और ये जो है निसाब के मामले में तो 27वीं तरमीम एक पॉजिटिव स्टेप मैं देखता हूँ, लेकिन बाकी मामला के अंदर जो है वो आइन में मुदाखलत वाली बात है, तो उसको छेड़ना इस वक्त, क्योंकि निसाब भी जो है वो सूबों के पास चला गया, और सूबों के अंदर खुसूसन पंजाब के अंदर ऐसा निसाब स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है जिसमें दहशत गर्दी को कंडेम नहीं किया जा रहा, या फिर कवारियत जो है वो बहुत ज्यादा परवरिश पा रही है। और अब लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये सारा काम जो है सेंट्रलाइज हो जाए तालीम का, और फिर यहीं से एक ही निसाब जो है पूरे चारों सूबों के तमाम स्कूलों में पढ़ाया जाए, जिसमें से जैसे पहले अफगानिस्तान के वजह से जहाद के शामिल किया गया था, जहादी तस्वीरें शाया की गई थी, जहाद की अहमियत को कोर्स में शाया किया गया था, और अब ये है कि भाई जरूरत के तहत ऐसा निसाब तालीम तैयार किया इसमें फिर कवारियत के खिलाफ जो है वो मवाद जो है शामिल किया जाए। तो 27वीं तरमीम के बाद पहलू पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो नेगेटिव नजर आ रहा है। इसीलिए पीपल्स पार्टी अब उसका शिकार है, भाई आया हम साथ दें या ना दें। अगर दें तो अपनी पॉलिसी से निसाब करते हैं, और अगर ना दें तो फिर ये कि हुकूमत हाथ से जाएगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो करवाना चाहते हैं उन्होंने उसका कोई ना कोई मुतबादिल हल भी निकाला हुआ होगा। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल, मगर जर्मनी में इस तरह के वाक़यात बहुत तकलीफ दे, और फिर सारे गैर मुल्की जो हैं उन पर नज़र रहती है। यहाँ पे आपको पता है बड़ी तादाद में गैर मुल्की हैं, लेकिन जो इस तरह के काम करते हैं वो बदनामी का बायस बनते हैं। अगर इन्होंने हमला किया और गाड़ियाँ जलाई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देते हैं। अच्छा, ये थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं जिन लोगों ने नहीं किया, बोर्ड ताला लगा दिया पीछे,
और वो कर लें ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। बहुत शुक्रिया।